हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हमारी आधुनिक भारत की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी बिपिन चंद्र की बुक से। तो इसका चैप्टर नंबर दूसरा है और ये चैप्टर नंबर दूसरे का पार्ट दूसरा है। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट करा दिया है और दूसरे चैप्टर का भी पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके देख ले, चैनल की प्लेलिस्ट में तीनों वीडियो मिल जाएंगी। और ये दूसरे चैप्टर का पार्ट नंबर दूसरा है, यानी कि इसको मिला के 4 वीडियो हो जाएंगी, यानी कि हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें देखेंगे बंगाल में प्रशासन की दोहरी व्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, तो इससे पहले अगर किसी ने ना देखा हो तो पहले उसको देखना, फिर इसको देखना दूसरे पार्ट को, तब जाके समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं 1765। ठीक फ्रेंड्स, 1765 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में, ठीक फ्रेंड्स, 1765 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवान के रूप में राजस्व वसूलना मतलब कर वगैरह वसूलने लगी थी कंपनी। ठीक फ्रेंड्स, दीवान के रूप में राजस्व वसूलने लगी थी। उप सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया था किसको? कंपनी को। इस तरह कंपनी का निजामत अथवा पुलिस और न्यायिक शक्तियों का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब पूरा बंगाल इनके अंडर आ गया था, क्योंकि 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी ना, उसके बाद की कहानी है ये। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ से था ना, इस तरह कंपनी को निजामत, पुलिस और न्यायिक शक्तियों का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। इस इतिहास में इस व्यवस्था को दोहरी अथवा द्वैध सरकार कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए कंपनी ने, ठीक फ्रेंड्स, कंपनी ने भारतीय माल को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया था। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरा बंगाली इनके अंडर था, तो जो इंग्लैंड से पैसा वगैरह आता था भारतीय माल खरीदने के लिए, वो बंद कर दिया था। क्योंकि अब ये जितना राजस्व वगैरह यानी कि इनकम टैक्स वगैरह जितना भी इकट्ठा करते थे, उसी से भारतीय माल को खरीदेंगे। देखते हैं आगे। कंपनी ने भारतीय माल को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया था। इसके स्थान पर वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते थे और उनको विदेश में बेचते थे। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे आप। बस दिमाग में एक बात बिठा लो कि अंग्रेज अगर इंडिया में आए थे ना, तो उनको किसी बात से कुछ नहीं लेना देना था। चाहे वो कितना ही शोषण कर लें, कितना ही मारकाट कर लें, ये कुछ नहीं, उनको सिर्फ अपने लाभ से मतलब था, अपने प्रॉफिट से। ठीक फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने ये रेलगाड़ियाँ चलवाई, ये वगैरह करवाया, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए सब कुछ करवाया था, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, विदेशों में बेचते थे। आगे देखिए 1770 में 1770 में अकाल पड़ा। इसमें लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। ठीक फ्रेंड्स, 1770 में अकाल पड़ा। इसमें ये पेंसिल से लिखा है मैंने, लाखों लोगों की मृत्यु हुई या लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखेंगे वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल और लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखते हैं। तो 1776, ठीक फ्रेंड्स, 1766 में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर हमले में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया था। ठीक फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग की बात हो रही है। 1766 में मैसूर के जो हैदर अली था, जो हम पीछे पड़ के आए हैं, इसमें हमला किया था और इसने हैदराबाद के निजाम का साथ दिया था। आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। फिर 1775 में अंग्रेजों का मराठा से टकराव हुआ। ठीक फ्रेंड्स, फिर 1775 में अंग्रेजों का मराठों से टकराव हुआ, जिसमें बालक पेशवा माधवराव द्वितीय का समर्थन नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक ओर थे। ठीक फ्रेंड्स, और दूसरी ओर देखते हैं रघुनाथ राव के समर्थन में दूसरी ओर थे। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें पेशवा का समर्थन कर रहे थे नाना फडणवीस। ठीक फ्रेंड्स, और दूसरी ओर थे रघुनाथ राव के समर्थक में दूसरी ओर थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस कारण वे मराठों के साथ एक लंबी लड़ाई में उलझ गए, जो 1775 से 1782 तक चली। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ से। इस बीच दक्षिण भारत में, ये पेंसिल से लिखा है। ठीक फ्रेंड, इस बीच दक्षिण भारत में हैदर अली और निजाम ने कंपनी के शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ा। ठीक फ्रेंड्स, इस बीच दक्षिण भारत में हैदर अली और निजाम, जो हैदराबाद का निजाम था ना, ये साथ में थे। हैदराबाद के निजाम ने कंपनी के शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं। भारत में इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व जोशीला और अनुभवी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग कर रहा था। ठीक फ्रेंड्स, ये देखो वारेन हेस्टिंग की बात आ गई। भारत में इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जोशीला और अनुभवी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग कर रहा था। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस युद्ध में जिसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है, किसी की जीत नहीं हुई। ठीक फ्रेंड्स,
जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें किसी की जीत नहीं हुई थी, वो बात बताई गई है। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। इस बीच 1780 में हैदर अली ने एक बार फिर से युद्ध आरंभ हो गया। ठीक फ्रेंड्स, हैदर अली के साथ 1780 में फिर से एक बार युद्ध हुआ होगा। वारन हेस्टिंग ने निजाम को गुंटूर का एक जिला देकर तोड़ दिया। ठीक फ्रेंड्स, जो वारन हेस्टिंग ने जो निजाम था ना, हैदर अली के साथ हैदराबाद का निजाम था, तो उसका एक गुंटूर का जिला देकर तोड़ दिया। मतलब हैदराबाद का निजाम था, तो उसको मोहम्मद क्या कहते हैं, हैदर अली से अलग कर दिया था, क्योंकि गुंटूर का ऐसे हिस्सा दे दिया होगा, तो इसने उसका साथ छोड़ दिया था हैदर अली का। वही बात बताई जा रही कि वारन हेस्टिंग ने निजाम को गुंटूर का जिला देकर तोड़ दिया उसे। इस तरह उसकी सेना का एक बड़ा भाग मैसूर के साथ युद्ध से मुक्त हो गया। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये अलग हो गया था, अब वो अकेला पड़ गया था हैदर अली। आगे देखते हैं। जुलाई 1781 में एयरपोर्ट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्ट नोवा में हैदर अली को हराया। ठीक फ्रेंड्स, 1781 में एयरपोर्ट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्ट नोवा में हैदर अली को हराकर मद्रास को बचा लिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद, ठीक फ्रेंड्स, दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कई बार एग्जाम में बना है, याद रखना। 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, चूंकि दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे को हराने की स्थिति में न था। ठीक फ्रेंड्स, ये मर जाता है, इसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है और दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाई होती है और कोई भी किसी को हराने या कोई भी किसी भी कंडीशन में झुकने के लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए ये संधि कर लेंगे आगे। तो फ्रेंड देखते हैं, कोई भी किसी को हराने की स्थिति में ना था, इसलिए उन्होंने मार्च 1784 में एक संधि कर ली, मतलब समझौता कर लिया और एक दूसरे को जीते हुए सारे इलाके वापस दे दिए। डिफरेंट समझौता हुआ और इन्होंने कहा होगा कि जितने भी हमने एक दूसरे के इलाके जीते वो लौटा दिए गए होंगे। आगे देखते हैं। मैसूर के साथ अंग्रेजों का तीसरा टकराव। मैसूर के साथ अंग्रेजों का तीसरा टकराव 1779 में फिर भड़क उठा। डिफरेंट 1779 में भी युद्ध फिर भड़क उठा। अंत 1792 में टीपू की हार हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को दे दिया, और साथ ही 330 लाख रुपए हर्जाना दिए। ठीक फ्रेंड, यह मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था आपको कि अंग्रेज जब मन करता था किसी से भिड़ जाते थे और हरा भी देते थे उनको, या हार जाते थे, लेकिन हर जाने के रूप में बहुत पैसा ऐंठ लेते थे किसी से भी। यहाँ देखो, टीपू हार भी गया और टीपू की मृत्यु भी हो गई। टीपू का आधा राज्य भी ले लिया और हर जाने के रूप में लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए भी ले लिए अंग्रेजों ने। इतने ही माइंडेड थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों का प्रसार। ठीक फ्रेंड, अब लॉर्ड वेलेस्ली आए हैं। वह 1798 में भारत आया। ठीक फ्रेंड, वह 1798 में भारत आया। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक फ्रेंड, पहली लाइन यहाँ से, वह 1798 में भारत आया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वेलेस्ली ने 3 उपायों का सहारा लिया। मतलब इसने 3 कोई रणनीति वगैरह बनाई थी। आगे देखते हैं क्या थी वो रणनीति। ठीक फ्रेंड, 3 उपायों का सहारा लिया। पहला था सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध और पहले के अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों को हड़पना। ठीक फ्रेंड, सहायक संधि थी पहली, दूसरा खुला युद्ध, और तीसरा जो पहले से अधीन, जो मतलब राजाओं को ये हरा के अपने अधीन कर लेते थे, उन्हें उनके इलाकों को हड़पना इसकी नीति थी। आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना में अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। ठीक फ्रेंड्स, ऐसी नीति इसने बनाई थी। इस नीति के अनुसार किसी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी तथा उसके रखरखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। ठीक फ्रेंड्स, मान लो कोई है, मतलब कोई दक्षिण भारत में इलाका है, मतलब तमिलनाडु का कोई शासक शासन कर रहा है, तो शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी और उसके रखरखाव के लिए इसका सारा खर्च वगैरह वो शासक ही उठाएगा, तमिलनाडु का राजा जो ब्रिटिश सेना रख रहा है। ठीक फ्रेंड्स, काफ़ी माइंडेड सही है। देख लो क्या क्या चल रहा है ये अपनी चालें। आगे देखते हैं। इस संधि के अनुसार, ठीक फ्रेंड्स, इस संधि के अनुसार भारतीय शासक अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा। ठीक फ्रेंड्स, इस संधि के अनुसार
अपने दरबार में भारतीय शासक अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा। अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपियों को सेवा में नहीं रखेगा। ठीक है, सेवा नहीं रखेगा। और गवर्नर जनरल की सलाह के बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई बातचीत नहीं करेगा। इसके बदले अंग्रेज उस शासक को दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते थे। ठीक है, ये संधि ये हुई थी कि मान लो कोई तमिलनाडु का शासक है तो वो अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा। ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा सेना की स्वीकृति के बिना, और किसी यूरोपीय को अपनी सेवा नहीं रखेगा। ठीक है, किसी और यूरोपियन को या अपने मतलब कोई और देश की सेना वगैरह है, जैसे फ्रांसीसी सेना है, तो उसको नहीं रखेगा। ठीक है, मतलब कोई भी यूरोप का दूसरा देश इनके साथ नहीं रखेगा। और गवर्नर जनरल के बिना वह किसी दूसरे भारतीय शासक से बातचीत भी नहीं कर सकता था राजा। और इसके बदले में अंग्रेज वचन देते थे कि अगर मान लो कोई दूसरा राज्य तुम पर हमला करेगा तो हम तुम्हें उन दुश्मनों से बचाने का वचन देते थे। ठीक है, समझ गए होगे। ये संधि हुई थी, एक रेजिडेंट रखेगा और किसी भी दूसरे यूरोपियों को अपने दरबार में नहीं रखेगा। और गवर्नर जनरल की सलाह के बिना कोई भारतीय शासक आपस में बातचीत नहीं करेगा। और कोई तुम पर भारी हमला करेगा तो हम उसे बचाएंगे। ठीक है, हम तुम्हें बचाएंगे। ये संधि हुई थी। आगे देखते हैं, आगे देखिए। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि की। सहायक सेनाओं के खर्च के नाम पर नकद पैसा देने की बजाय निजाम ने कंपनी को अपने राज्य का आधा भाग दे दिया। ठीक है, देख लो कितने चालू हैं ये। मतलब सहायक संधि कर ली तो ये मैंने जैसे पहले बताया ना, इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, इनको सिर्फ पैसे से अपने प्रॉफिट से लेना देना था। तो ये देख लो संधि थोप देता है, हैदराबाद के निजाम के ऊपर एक सहायक संधि करनी पड़ती है। और ये कहता है कि संधि में तुम हमें इतने पैसे दोगे हर महीने, बट ये नगद पैसे देने की कंडीशन में नहीं होता है। तो ये कहता है तुम हमारा आधा राज्य ले लो, लेकिन हम पैसे वगैरह नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वही बात हुई है संधि की। सहायक संधियों के खर्च के नाम पर नगद पैसा देने के बजाय निजाम ने कंपनी को अपना आधा राज्य का भाग दे दिया। ठीक है, क्योंकि उसे पता था अगर मैं पैसे दूंगा तो ये और मतलब सर पे ही चढ़ते जाएंगे, इसलिए एक ही बार में छुटकारा मिल जाए वही बढ़िया है, अपना आधा राज्य देकर। ठीक है, आगे देखते हैं। 1801 में अवध के नवाब को सहायक संधि के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, देख लो मतलब हैदराबाद राज्य का आधा राज्य अपने में ले लिया। अब ये अवध की तरफ बढ़ गए हैं और अवध के नवाब को सहायक संधि के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक बड़ी सेना के बदले नवाब को मजबूर होकर अपना लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक है, ये देख लो अवध का जो नवाब था इसने भी आधा राज्य दे दिया है अपना। क्यों भाई? क्योंकि ये इतने शक्तिशाली थे उस टाइम और काफ़ी दिमाग से ये गेम खेल रहे थे। ठीक है, आधा राज्य देना पड़ा, जिसमें रोहिलखंड का इलाका और गंगा यमुना का दोआब भी शामिल था। ठीक है, यहाँ तक का इनका राज्य हो गया था। आप देखेंगे आगे। ब्रिटिश सेना ने 1799 में टीपू पर हमला किया। ठीक है, ब्रिटिश सेना ने 1799 में टीपू पर हमला किया। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वह 4 मई 1799 को बहादुरों की मौत मरा। ठीक है, ये डेट याद रखना, कई बार क्वेश्चन बना कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कब हुई थी? 1799 में। कई बार क्वेश्चन बना तो याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए टीपू मर जाता है। टीपू का लगभग आधा राज अंग्रेजों और उनके सहयोगी निजाम के बीच बट गया था। ठीक है, ये निजाम वही है जो हैदर अली के साथ था, बट अंग्रेजों ने इसको अपनी तरफ मिला लिया था। ठीक है, जब टीपू तो मर गया तो अंग्रेजों और उसका सहयोगी जो निजाम था ना, उसके बीच में इसका राज्य बट गया था। ठीक है, अब देखेंगे 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कर्नाटक के पिट्ठू नवाब पर एक संधि लाद दी। ठीक है, जो कर्नाटक का जो नवाब था ना, पिट्ठू नवाब, उसके ऊपर एक संधि लाद दी। अब वो भी बेचारा मजबूर हो गया है। देख, ठीक है ना, संधि कर ली इसने। अब संधि में देखते हैं क्या मिला। उसे मजबूर किया गया। ठीक है, उसे मजबूर किया गया वह पेंशन लेकर अपना राज्य कंपनी को सौंप दे। ठीक है, देख लो संधि हो गई है और उसे मजबूर किया जा रहा है कि वह पेंशन ले ले या पैसे वगैरह ले ले और अपना राज्य हमें दे दे। ठीक है, अब मैसूर से मालवा समेत जो क्षेत्र छीने गए थे उसमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई, जो 1947 तक जारी रही। ठीक है, समझ रहे हो कि कहानी कैसे आगे बढ़ रही है।
ठीक फ्रेंड्स, इन सारों को इलाकों को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बना दी गई, जो 1947 तक जारी रही। अब देखते हैं इस समय मराठा साम्राज्य पांच बड़े सरदारों का एक महासंघ था। ये थे पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले। ठीक फ्रेंड्स, जो मराठा सरदार थे ये 5 महासंघ थे। ये संघ आपने देख लिए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 25 अक्टूबर 1802। ठीक फ्रेंड्स, 25 अक्टूबर 1802 को जब दिवाली के दिन होलकर ने सिंधिया की मिलीजुली सेना को हरा दिया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से है 25 अक्टूबर 1802 को जब दिवाली के दिन होलकर ने सिंधिया की मिलीजुली सेना को हरा दिया तो कायर पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में पहुंच गया। ठीक फ्रेंड्स, ये हारने के बाद ये भागकर पहुंच गया होगा अंग्रेजों की शरण में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और वर्ष 1802 में अंतिम दिन उसने बसाई की एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक फ्रेंड्स, ये हार गया था। हारने के बाद अंग्रेजों के पास पहुंच गया और उसने वहां जाकर बसाई की संधि कर ली थी 1802 में अंग्रेजों के साथ। ठीक फ्रेंड्स, संधि पर हस्ताक्षर किए। अब देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दक्षिण में आर्थर बेलजली की कमान में ठीक फ्रेंड्स, दक्षिण में आर्थर बेलजली की कमान में ब्रिटिश सेना ने असाय में सितंबर 1803 में और फिर आर गांव में नवंबर में सिंधिया और भोसले की मिलीजुली सेना को हराया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देख लीजिए दोबारा। दक्षिण में आर्थर बेलजली की कमान में ब्रिटिश सेना ने असाय में सितंबर 1803 में और फिर अरगांव में नवंबर में सिंधिया और भोसले की मिलीजुली सेना को हराया। किसने हराया? आर्थर बेलजली ने। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर में लॉर्ड लेक ने नवंबर की 1 तारीख को लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को तहस-नहस कर दिया और अलीगढ़, दिल्ली, आगरा। ठीक फ्रेंड्स, इधर तो इसने हटाया था, लेकिन उत्तर में जो ये था ना लॉर्ड लेक, इसने नवंबर की 1 तारीख को लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को तहस-नहस कर दिया और अलीगढ़, दिल्ली और आगरा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगरा पर कब्जा कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे थोड़ा और आगे चल। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं बेलजली ने अपना ध्यान होलकर पर केंद्रित किया, मतलब पूरा फोकस अब बेलजली ने होलकर के ऊपर केंद्रित किया था। ठीक है, क्योंकि उधर तो उनको निपटा दिया था सिंधिया और उनको, अब बचे थे ये होलकर। अब होलकर को देखते हैं केंद्रित किया पर यशवंत राव अंत तक ब्रिटिश सेना से लड़ता रहा। ठीक फ्रेंड्स, पर यशवंत राव अंत तक ब्रिटिश सेना से लड़ता रहा। इसी समय, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है, इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को पता चल गया कि युद्ध के जरिए प्रचार की नीति बहुत महंगी पड़ रही है। ठीक फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश सेना के जो कंपनी के शेयर होल्डर वगैरह थे, जो मालिक वगैरह थे, उनको काफ़ी खर्च उठाना पड़ रहा था इस युद्ध में। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बात बताई जा रही है। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर को पता चल गया कि युद्ध के जरिए प्रसार की नीति बहुत महंगी पड़ रही थी और उनका मुनाफा, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देना, नीति महंगी पड़ रही थी और उनका मुनाफा कम हो रहा था, कंपनी का कर्ज बढ़ रहा था। ठीक फ्रेंड्स, इनको समझ आ गया होगा कि युद्ध में जो भी खर्चा वगैरह हो रहा होगा तो उसकी वजह से इनकी नीति काफ़ी महंगी पड़ रही थी और उनका मुनाफा कम होता जा रहा था, कंपनी का कर्ज बढ़ रहा था। ब्रिटेन, ठीक फ्रेंड्स, ब्रिटेन के वित्तीय संसाधन ऐसे समय पर ख़त्म हो रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, और ब्रिटेन में जो भी वित्तीय संसाधन थे वो भी ख़त्म हो रहे थे धीरे धीरे। आगे देखिए, इसीलिए बेलजली को भारत से वापस बुला लिया गया। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि बेलजली युद्ध वगैरह तो कर रहा था और जीत भी रहा था इलाके, बट खर्चा बहुत हो रहा था क्योंकि हर जगह अपना राज फैलाने की कोशिश कर रहा था, हर जगह कहीं संधि कर रहा था, कहीं युद्ध कर रहा था, तो उस युद्ध में खर्चा वगैरह ज़्यादा हो रहा था। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी वजह से ब्रिटेन वालों ने इसे वापस बुला लिया। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए बेलजली को भारत से वापस बुला लिया गया। ठीक फ्रेंड्स, जनवरी 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा होलकर के साथ शांति स्थापित करके उसे उसके राज्य का एक बड़ा भूभाग लौटा दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, जैसे ही बेलजली भारत से चला जाता है इंग्लैंड, तो फिर उसके बाद एक राजघाट की संधि होती है और होलकर के पीछे पड़ा था ना बेलजली, तो होलकर के साथ शांति संधि स्थापित होती है और उसका एक राज्य का बड़ा भाग होलकर को लौटा दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल। ठीक फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग क्या कुछ करता है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में ठीक फ्रेंड्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ने
मराठाओं की शक्तियों को तोड़ दिया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं उन्होंने 1817 में अपनी खोई हुई स्वाधीनता और प्रतिष्ठा को फिर से पाने का एक और हताशपूर्ण प्रयत्न किया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये पहली लड़ाई में हार गए होंगे तो थोड़े नर्वस पड़ गए होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी खोई हुई स्वाधीनता मतलब इज्जत या फिर अपनी ताकत वगैरह पाने के लिए एक और प्रयत्न, सौहार्दपूर्ण प्रयत्न किया होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पेशवा ने नवंबर 1817 में पूना में अंग्रेज रेजिडेंट पर हमला किया। ठीक फ्रेंड्स, जो पेशवा था उसने 1857 में पूना में जो अंग्रेजों की जो रेजिडेंट या फिर ये कह लो छावनी बनी हुई होगी उस पर हमला किया था। अप्पा साहब ने, ठीक फ्रेंड्स, अप्पा साहब ने नागपुर स्थित रेजिडेंट पर हमला किया या फिर कह लो अंग्रेजों की छावनी पर हमला किया, बट एवर भी। ठीक फ्रेंड्स, जो भी आप समझ जाओ, बट आप रेजिडेंट लिखा हुआ है ना तो आप रेजिडेंट ही पढ़ेंगे, बट मैं समझाने के लिए छावनी वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, रेजिडेंट पर हमला किया और माधवराव होलकर युद्ध की तैयारी करने लगे। ठीक फ्रेंड्स, अब ये पूरे जोश में आ गए हैं। आगे देखेंगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक फ्रेंड्स, 1813 से 1822 तक पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला किया। ठीक फ्रेंड्स, उसने सिंधिया को ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और पेशवा भोसले होलकर की सेनाओं को हराया। पेशवा को गद्दी से उतारकर और पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में बिठा दिया। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे कहानी। ठीक फ्रेंड्स, ये युद्ध की तैयारी वगैरह कर रहे थे, रेजिडेंट पे हमला कर रहे थे, लेकिन ये भी पूरी जवाबी कार्रवाई करता है। ठीक फ्रेंड्स, लॉर्ड हेस्टिंग पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला करता है। उसने सिंधिया को अभी इलाके वगैरह मिले थे ना, क्या कहते हैं, संधि वगैरह करके, तो वही सिंधिया है ये, क्योंकि पहले दिल्ली से चला गया था, उसके बाद संधि हुई थी तो इसको इलाके वापस वगैरह मिल गए होंगे। लेकिन अब ये आता है लॉर्ड हेस्टिंग, ये इसको हरा के फिर अपनी अंडर काम करने के लिए मजबूर करता है, मतलब इसे अपनी स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए या अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब मजबूर करने के बाद और उसने पेशवा भोसले और होलकर की सेना को भी हराया। पेशवा को गद्दी से उतारकर उसे पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में बिठा दिया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब गद्दी से उतार दिया, पेंशन दे दी होगी और कानपुर के बिठूर में बिठा दिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उसका राज हड़प कर बम्बई की विस्तृत प्रेसिडेंसी बनाई गई। होलकर और भोसले ने सहायक सेना रखना स्वीकार कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, होलकर और भोसले ने सहायक सेना रखना स्वीकार कर लिया। मराठों के गर्व को संतुष्ट करने के लिए पेशवा की जमीन पर सितारा का एक छोटा सा राज्य बनाया गया। ठीक फ्रेंड्स, जो मराठों की जो जमीन वगैरह थी उसको मराठों को संतुष्ट करने के लिए पेशवा की जमीन पर सितारा नामक एक छोटा सा राज्य बसाया गया होगा और उसे छत्रपति शिवाजी के एक वंशज को दे दिया। ठीक फ्रेंड्स, ताकि मराठे भी खुश और अंग्रेज तो खुश थे ही। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। राजपुताना के राज्य कई दशकों तक सिंधिया और होलकर के प्रभुत्व में रहे। ठीक फ्रेंड्स, राजपुताना यानी जो मराठों के राज्य वगैरह होंगे जो कई दशकों तक सिंधिया और होलकर के अंडर रहे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उन्होंने प्रभुत्व में रहे और उन्होंने तत्कालीन अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। आगे देखते हैं। इस तरह 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे कैसे आ चुका था, क्योंकि धड़ाधड़ लड़ाइयाँ, युद्ध और संधियाँ चल रही थी, मारकाट चल रही थी, हर जगह इनको अपना प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, तो जहाँ भी जाते थे वहाँ संधि थोप देते थे या फिर लड़ाई के जरिए राज हड़पना था, मतलब कुछ भी करके हमें पैसा चाहिए था। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि अंग्रेजों को पैसा चाहिए था। आगे देखेंगे। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का काम, यानी कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने का काम क्या कुछ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। यहाँ से देखिए सिंध की विजय। यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी। ठीक फ्रेंड्स, इधर यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता यानी दुश्मनी बढ़ रही थी। ठीक फ्रेंड्स, अंग्रेज डरे हुए पता किस लिए थे? रूस से, क्योंकि रूस उस टाइम भी बड़े खतरनाक थे और आज भी हैं। ठीक फ्रेंड्स, वही बात यहाँ बताई गई। यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी और अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स,
ठीक फ्रेंड्स, हमला कर सकते हैं। सिंध की विजय इसी का परिणाम थी। ठीक फ्रेंड्स, सिंध वगैरह जो भी जीता होगा वो इन्होंने रूसियों के भय से। ठीक फ्रेंड्स, सिंध की विजय इसी का परिणाम थी। आगे देखते हैं। आगे देखिए, 1832 में एक संधि के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, 1832 में संधि हुई होगी और फिर संधि में कहा गया होगा कि सड़कें और नदियां ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दी जाएं। सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों ने 1839 में एक शाही संधि पर हस्ताक्षर किए या सिग्नेचर किए। ठीक फ्रेंड्स, सिंध के जो अमीर बंदे वगैरह सरदार होंगे तो 1839 में उन्होंने सिग्नेचर किए होंगे सहायक संधि पर। चार्ल्स नेपियर ने 1843 में एक संक्षिप्त। ठीक फ्रेंड्स, चार्ल्स नेपियर की बात हो रही है। चार्ल्स नेपियर ने 1843 में एक संक्षिप्त यानी कि ब्रीफली अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब चार्ल्स नेपियर ने 1843 पर सिंध पर कब्जा कर लिया था, ये बात बताई जा रही है। अब आगे देखेंगे पंजाब की विजय। जून 1839 में महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता फैल गई। ठीक फ्रेंड्स, पंजाब में अस्थिरता फैल गई या फिर अफरा तफरी फैल गई, ऐसे बोल सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जो महाराणा रंजीत सिंह थे ये कौन सी मिसल के थे, तो ये सुकरचकिया मिसल के थे। कई बार क्वेश्चन ये बना है तो याद रखेंगे, सुकरचकिया मिसल के थे ये। क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है। और दूसरा ये बनता है कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो वो लाहौर में बनाई थी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पंजाब में मतलब अस्थिरता फैल जाती है। आगे देखते हैं। इसके बाद अंग्रेज सतलज पार 5 नदियों के देश को लालच भरी निगाहों से देखने लगे। ठीक फ्रेंड्स, किसको? पंजाब को, क्योंकि पंजाब को 5 नदियों का समूह कहा जाता है ना। इसके बाद अंग्रेज सतलज पार 5 नदियों के देश को लालच भरी निगाह से देखने लगे। हालांकि उन्होंने 1809 में रंजीत सिंह के साथ स्थायी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अब रंजीत सिंह तो मर गए हैं, तो फिर क्या संधि और क्या मित्रता, बाढ़ में जाए, हमें तो बस कब्जा चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखें। पंजाब की सेना को विश्वास हो गया कि अंग्रेज पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करने के लिए आमादा थे। ठीक फ्रेंड्स, मतलब पंजाब की जो भी सेना वगैरह रही होगी उस टाइम, तो उनको मतलब भनक लग गई होगी या उनको डाउट हुआ होगा कि अंग्रेज हमारे पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं या कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, और फिर पंजाब की सेना ने जवाबी कार्रवाई की। प्रधान सेनापति लॉर्ड गफ और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग फिरोजपुर की ओर बढ़े। ठीक फ्रेंड्स, जो इनका सेनापति था लॉर्ड गफ और इनका जनरल था लॉर्ड हार्डिंग फिरोजपुर की ओर बढ़े। इस तरह 13 दिसंबर 1845 को दोनों सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। इस विदेशी खतरे के आगे हिंदू और मुसलमान और सिख फौरन एक हो गए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जब भी लड़ाई वगैरह हुई होगी तो हिंदू मुस्लिम और सिख वगैरह सारे एक साथ हो गए होंगे, वो बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री राजा लाल सिंह और प्रधान सेनापति मिसर तेज सिंह का शत्रु के साथ गुप्त पत्र व्यवहार जारी था। ठीक फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री था लाला सिंह, ठीक फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री राजा लाला सिंह था और सेनापति था मिसर तेज सिंह का शत्रु, तो इनके बीच में गुप्त संधि वगैरह हुई होगी और उसी संधि के तहत अंग्रेज हावी हो जाएंगे पंजाब के ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त पत्र व्यवहार जारी हुआ। पंजाब की सेना हार स्वीकार करने और 8 मार्च 1846 को लाहौर के एक अपमानजनक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो गई। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके बीच समझौता हो जाता है, फिर ये अपमानजनक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाती है पंजाब की सेना। आके देखेंगे, अंग्रेजों ने जलंधर के दोआब को हड़प लिया और 50 लाख रुपए नकद लेकर जम्मू और कश्मीर को राजा गुलाब सिंह डोगरा के हवाले कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, देख लो, इन्होंने पंजाब को जीता, जलंधर को जीत लिया और 50 लाख रुपए ले लिए गुलाब सिंह से और कहा कि अब जो ये हमारा जीता हुआ इलाका है ना जलंधर, ये भी तुम संभाल लो। फ्रेंड्स, मुझे हंसी आ रही है, मतलब अंग्रेज भी खतरनाक ही थे फ्रेंड्स। मतलब सिर्फ पैसा चाहिए थे, आई वांट मनी इमीडिएटली, मतलब सिर्फ पैसा चाहिए और वो भी जल्द से जल्द। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बाद में 16 दिसंबर 1846 को एक और समझौता हुआ जिसके अनुसार राज्य के एक विभाग के सारे मामले में लाहौर स्थित अंग्रेज रेजिमेंट को पूरा अधिकार दे दिया गया। ठीक फ्रेंड्स,
यहाँ ये बात बताई जा रही है कि 16 दिसंबर 1846 को एक समझौता होता है जिसके अनुसार राज्य के एक एक विभाग के सारे मामले मतलब जो भी राज्य वगैरह होगा उसके एक एक विभाग के सारे मामलों में लाहौर स्थित जो अंग्रेजों का रेजिडेंट था या फिर छावनी कह लो उसका पूरा अधिकार इनको दे दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, राज्यों का सारा मामला वगैरह जो भी आसपास के राज्य थे इन्होंने जीते थे, उन सारों को कंट्रोल करने का, उन मामलों को सुलझाने का अधिकार अंग्रेजी रेजिमेंट को पूरा अधिकार दे दिया गया था। और ये रेजिमेंट कहाँ थी? लाहौर में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 1848 में। ठीक फ्रेंड्स, 1848 में अब ये किसका काल आ गया? 1848 हिल डलहौजी का काल आ गया। ठीक फ्रेंड्स, 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को हड़प लिया। ठीक फ्रेंड्स, इस तरह भारत का अंतिम स्वाधीन राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा चुका था। मतलब जो भी बंदा आ रहा है ना इंग्लैंड से, मतलब अपॉइंट होके गवर्नर या जो भी कह लो, तो उसके दिमाग में एक ही बात चलती थी कि वहाँ जाके राज्य को हड़पना है और अपना प्रॉफिट देखना है। ठीक फ्रेंड्स, इसने आते ही देख लो पंजाब को हड़प लिया। इस तरह अंतिम स्वाधीन राज्य भी पंजाब ब्रिटिश सेना में मिला लिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं लॉर्ड डलहौजी का अधिकरण है। ठीक फ्रेंड्स, इसने भी आगे पूरा आतंक उतार दिया था यहाँ आगे। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर बनकर भारत आया। ठीक फ्रेंड्स, शुरू से ही, ठीक फ्रेंड्स, शुरू से ही प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, ठीक फ्रेंड्स, शुरू से ही प्रत्यक्ष मतलब अलग ब्रिटिश शासन स्थापित करने के पक्ष में था। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ लिखा हुआ है पेंसिल, प्रत्यक्ष शासन स्थापित यहाँ लिखा हुआ है करने के पक्ष में था, ये पेंसिल से लिखा मैंने। उसकी नीति का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था। ठीक फ्रेंड्स, उसकी नीति ये थी कि उसकी नीति का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ तक हो गया था ना, आगे देखते हैं लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया वह था राज विलय सिद्धांत। ठीक फ्रेंड्स, राज विलय सिद्धांत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि डॉक्टर ऑफ लैब्स किसने चलाया था? राज्य हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड झंडूराम डलहौजी ने चलाया था इसको। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाधिक, ठीक फ्रेंड्स, स्वाधीन का क्या लिखा हुआ है ये? ठीक फ्रेंड्स, ये स्वाभाविक लिखा हुआ है। शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक अधिकारी को नहीं दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये बात मैं बताता हूँ। इसने ये कहा था, मान लो अगर कोई है, कोई राज्य का राजा है, अगर वो मर जाए, ठीक फ्रेंड्स, शासन करते करते या बूढ़ा हो तो वो मर जाए तो उसका राज्य उसके पुत्र नहीं बैठेगा उसकी गद्दी पर। ठीक फ्रेंड्स, ये बात इसने कही थी, वही बात बताई जा रही है कि शासक बिना किसी स्वाधिक उत्तराधिकारी के मर जाए या उसका राज्य उसके दत्तक अधिकारी को नहीं दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, वही बात है, अगर मान लो कोई राजा है, उसका एक बेटा है, तो मतलब अगर राजा राज्य करते करते मर जाता है, टाइम से पहले मर जाता है, तो उस गद्दी पर उसका बेटा नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि हमें राज्य हड़पना है, ये ऐसी हमने नीति बनाई है। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखना ये यही करेगा। ठीक फ्रेंड्स, ये स्वाभाविक लिखा हुआ है यहाँ, स्वाभाविक। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये स्वाभाविक लिखा हुआ है, स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं 1748 में सतारा और 1854 में नागपुर और झांसी समेत अनेक राज्य इसी सिद्धांत के अनुसार हड़प लिए गए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य का अधिग्रहण किया था? सतारा का। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना सबसे पहले सतारा का किया था 48 में, 54 में किया था नागपुर का। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये मिलान करने के लिए पूछ ले जाते हैं, तो आप याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, और इसने जो रूल बनाया था ना कि अगर मान लो कोई राजा है तो मर जाता है तो उसका उत्तराधिकार हम हड़प लेंगे, उसी रूल का सहारा लेते हुए इसने अनेक राज्यों को अपने अधिग्रहण या उन पर कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं, डलहौजी ने अनेक भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, तो मान लो जैसे आज के टाइम वगैरह है ना कि आज के टाइम अगर कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होता है तो उसे पेंशन वगैरह मिलती है अगर अच्छी पोस्ट पे हो, तो उस समय की बात हो रही है। तो इसने ये कहा था कि जो भूतपूर्व शासक और सैनिक वगैरह होंगे
तो उनको ना तो कोई अधिकार मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद, और उनकी पेंशन भी मैं खाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है, उनके अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। ठीक है, कि तुम्हारी पेंशन मैं खाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, ना तो तुम्हारे अधिकार और ना ही तुम्हारे को पेंशन वगैरह दी जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसी तरह भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक फ्रेंड्स, इसी तरह भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसे बिठूर का राजा बनाया गया था, ये पीछे हम पढ़ के आए थे ना, इसे क्या कहते हैं, वारेन हेस्टिंग ने कानपुर के बिठूर में बना दिया था, पेंशन भोगी बिठूर बना के भेज दिया था, उसकी बात हो रही है। इसी तरह भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसे बिठूर का राजा बना दिया गया था, जब वह मरा तो डलहौजी ने उसका वेतन और पेंशन उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को देने से इनकार कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ये कुछ नहीं दे रहा था, उनकी पेंशन वगैरह भी खा रहा था। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए हम कहाँ से चले थे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। पेज नंबर 35 से स्टार्ट किया था, अब पेज नंबर 37 आ गया है, मतलब 70 आ गया है। ठीक फ्रेंड्स, एक एक चैप्टर 35 40 पेज होगा, इसलिए दो पार्ट बन रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, चाहे 2 बने चाहे 3 बने, मैं लेकिन पढ़ाऊँगा बिल्कुल डिटेल में। ठीक फ्रेंड्स, क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई समझौता नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, ये लास्ट पेज हमारा इस चैप्टर का। आगे देखेंगे नवाब वाजिद अली शाह पर इल्ज़ाम। ठीक फ्रेंड्स, नवाब वाजिद अली शाह पर ठीक से, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से वाजिद अली शाह पर ठीक से शासन न चलाने का आरोप लगाया गया। ठीक फ्रेंड्स, ये किसने लगाया था? ये उसी ने लगाया था, झंडूराम डलहौजी ने, क्योंकि ये इसके शासन को भी हड़पना चाहता था, इसलिए उसने झूठा इल्ज़ाम इस पर लगा दिया कि भाई तुम अपना शासन ठीक से नहीं चला रहे हो, अब तुम साइड में हट जाओ, तुम्हारा पूरा राज्य अब मेरे अंडर आने वाला है, इसलिए इसने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। वही बात बताई जा रही है। नवाब वाजिद अली शाह पर ठीक से, ठीक फ्रेंड, ये लिखा हुआ है ठीक से, ये पेंसिल से लिखा मैंने, ठीक से शासन न चलाने का आरोप लगाकर अवध राज्य को 1856 में हड़प लिया गया। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बना है कि अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था, तो 1856 में, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना है। मैं हर चीज़ आपको डिटेल में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन जैसे जिस भी तरीके से बनता है उसी तरीके से मैं बता देता हूँ, तो याद रखना 1856 में अवध को मिलाया गया था, और किसने मिलाया था? डलहौजी ने मिलाया था। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये बना है कि जब अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था तो उसका शासक कौन था, तो वाजिद अली शाह। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। एक बार और बता देता हूँ, नवाब वाजिद अली शाह पर मतलब ठीक से शासन न चलाने का आरोप लगाकर अवध राज्य को 1856 में हड़प लिया गया है, ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। ठीक फ्रेंड्स, और नीचे हमारे लिए कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, तो ये था हमारा चैप्टर। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर तो कभी करोगे नहीं, क्योंकि मैं तो बोलता रहूँगा, मेरा काम है बोलना, और आपका काम है करना या ना करना, वो आपकी मर्जी है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आज हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, और इससे पहले मैंने मध्यकालीन और प्राचीन भारत करा दिया है एकदम डिटेल में। अगर किसी को देखना है, अपनी तैयारी अच्छी करनी, तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में, और चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा। ठीक फ्रेंड्स, इसको पढ़ेंगे हम, देख लीजिए, ये है तीसरा नंबर चैप्टर, 1757 से लेके 1857 तक पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। ठीक फ्रेंड्स।